आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अर्जुन अमित श्रीवास्तव जी का राजनांदगांव में एक दिवसीय प्रवास हुआ है। सीधी बात करेंगे, सीधे मुद्दों की बात करेंगे और सीधा जानने का पूरा प्रयास करेंगे कि आखिरकार एक दिवसीय प्रवास हुआ है और राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनांदगांव के प्रवास पर क्या कुछ उनकी मंशाएं हैं। अमित जी, अर्जुन जी, सबसे पहले तो राजनांदगांव में आपका स्वागत है। आज पोस्टर का विमोचन किए हैं आपने, तो सबसे पहले तो आप राजनांदगांव के प्रवास के बारे में बताएंगे कि किन विषयों को लेकर के आज राजनांदगांव में प्रवास आपको हुआ। युवा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस जो हमारा संगठन है भैया, हमारी एक सोच रही है कि किस तरीके से युवाओं को राजनीति में आगे लाया जाए। हमारा एक प्रोग्राम है जिसका नाम है संविधान लीडरशिप प्रोग्राम। भैया, इस प्रोग्राम के तहत ऐसे युवा जो देश की राजनीति की समझ रखते हैं, उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है और कहीं ना कहीं वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर कर इस नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही सरकार को समय समय पर आईना दिखाने का काम करना चाहते हैं या करते आए हैं, उन युवाओं के लिए इससे बेहतर मंच नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत भैया हम प्रदेश में और देश में, पूरे देश में युवाओं को जोड़ रहे हैं। युवा कांग्रेस का लक्ष्य एक इतनी बड़ी फौज को तैयार करना है। हम एक अल्टरनेटिव मीडिया चैनल तैयार कर रहे हैं भैया। आज के दौर में हम देखते हैं कि जितने भी लगभग वर्ग हैं, अगर मैं आपसे इस देश के युवाओं की बात करूं, आज उनके पास रोजगार नहीं है। अगर मैं आपसे आज इस देश की महिलाओं की बात करूं, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर मैं आपसे किसानों की बात करूं, किसान आज नाखुश है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं भैया कि इन वर्गों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। इन वर्गों की जो आवाज़ है ये नरेंद्र मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही। तो उस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम युवाओं की एक फौज तैयार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के तहत हम ये कर रहे हैं, इसका नाम है संविधान लीडरशिप प्रोग्राम। मुख्य रूप से ऐसे युवा भैया जो संविधान के रास्ते पर चलकर संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के तहत अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं और न्याय की जीत पाना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए ये मंच है। छत्तीसगढ़ और राजनांदगांव में युवा कांग्रेस की राजनीतिक रणनीति क्या होगी? निश्चित रूप से भैया हम युवाओं को जोड़ने पर, मैंने आपको बताया, हमारा जो पहला लक्ष्य है वो युवाओं को जोड़ना है, क्योंकि हमको पता है आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर इस प्रदेश में चुनाव है। तो हमारा जो सबसे पहला लक्ष्य है वो ये है भैया कि पहले नरेंद्र मोदी जी की सरकार और इस प्रदेश में जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, जो सरकार सोई हुई है, उस सरकार को नींद से जगाना और सरकार इस प्रदेश में कांग्रेस की बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। सरकार के विपक्ष में आप यहाँ मौजूदा में हैं, क्या लगता है कि कांग्रेस का, युवा कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप सत्ताधारी पर क्या है? आज आप देखिए भैया, लगातार प्रदेश में महिलाओं के साथ, मैं रायपुर से आता हूं भैया, आपको रायपुर का अधिकृत डेटा आपके बहुत ही सम्मानित चैनल पे बताता हूं। रोज 8 बलात्कार और 12 मर्डर की घटनाएं लगातार, आए दिन चाकूबाजी, मर्डर, ये सारी घटनाएं हमें देखने को मिलती है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में 6 साल की मासूम बच्ची भी सुरक्षित नहीं है और 60 साल की महिला के साथ भी रायपुर जैसे बड़े जिले में बस स्टैंड जैसी जगह पर बलात्कार हो जाता है। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं आज जो प्रदेश के विभिन्न वर्ग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। आज जो युवा है वो सुरक्षित महसूस नहीं करता, महिलाएं हैं सुरक्षित महसूस नहीं करती। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आप देख रहे हैं। आप देखिए, नशे का जो मुद्दा सबसे बड़ा इस प्रदेश में आ रहा है कि आज आप देखिए जगह जगह नशे की दुकानें, जो विभिन्न प्रकार के नशे होते हैं वो आज बहुत ईजिली अवेलेबल है। गली के जो पान ठेले जैसी जगहों पर जो है आज प्रदेश के युवाओं को भड़काने का काम, डाइवर्ट करने का काम ये सरकार कर रही है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि आप कैसे अच्छी स्कीम्स लाएं, अच्छे ऐसे लाभ वाली चीज़ें युवाओं को दे जिससे उनका एजुकेशन स्किल बढ़े, उनको एम्प्लॉयमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, आप युवाओं को रोजगार दे सके। लेकिन ये सरकार वो सब नहीं कर रही भैया। सरकार आज सोई हुई है, मैंने आपसे बताया ना, आज सरकार सोई हुई। अभी आपने कहा था महिलाओं की सुरक्षा की बात कही थी। भारत में 2014 से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, तब से लेकर के आज तक के महिलाओं की सुरक्षा पर काफ़ी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। महिलाएं जो है अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है। रेप केस के मामले जो है वो दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर में आ रहे हैं। निश्चित रूप से आ रहे हैं। तो इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए भैया। एक सबसे बड़ा जुमला मैं आपको सरकार का बताता हूँ, आपको भी ध्यान होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट, नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी नहीं थी, उन्होंने वादा किया था कि हम हर जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट लाएंगे और महिलाओं को न्याय देंगे। भैया आज इस प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा हूँ, पेशे से मैं वकील हूँ।
मैं आपसे सवाल करता हूँ, कितनी जगह फास्ट ट्रैक कोर्ट आ गए, कितनी जगह उन महिलाओं को, उन माताओं को, उन छोटी छोटी 8-8 महीने की बच्चियों को जिनके साथ बलात्कार हुआ, क्या उनको न्याय मिल गया भैया? आप उस परिवार की दृष्टि से आप एक बार सोचिए, और दिल कचोटता है भैया जब हम आए दिन ये खबरें सुनते हैं। भैया कल हमने अंबिकापुर की एक खबर देखी कि एक महिला के साथ बलात्कार हो गया। तो भैया जब देखिए शासन प्रशासन क्या कर रहा है, कहाँ है आज पुलिस, क्यों कार्रवाई नहीं हुआ? न्यायपालिका पर भी सवाल उठता है। एक संगठन ने सवाल उठाया हुआ है। राजनांदगांव जिले की ही एक बात है, एक नाबालिग छोटी सी बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो जाता है और उसके बाद उसे आदिवासी बता करके उनको उनकी सजा जो है वो उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है। गलत है भैया, व्यक्तिगत रूप से अगर मैं आपसे इस बात को कहूँ तो ये गलत है भैया। जुर्म जब कोई व्यक्ति करता है तो वो जुर्मी होता है, वो किसी जात का नहीं होता, वो किसी धर्म का नहीं होता, किसी समुदाय का नहीं होता भैया। एक लॉ में कहावत है भैया, अ क्रिमिनल माइंडसेट इज ऑलवेज अ क्रिमिनल माइंडसेट। इसका अर्थ ये होता है भैया कि जो क्राइम करने वाले व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है, जो उसकी बुद्धि होती है, जो उसकी समझ होती है, चाहे आप उसे कितना भी लिखा लीजिए, पढ़ा लीजिए, किसी समुदाय में डाल दीजिए, वो आज नहीं तो कल भैया समाज में कलंक लगाने का काम करता है। और मैं कहता हूं भैया, ऐसे लोगों के कारण आज आप और हम जैसे जो पढ़ा लिखा वर्ग इस समाज में भैया ये असुरक्षित हो रहा है। राजनांदगांव जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि ये डॉक्टर रमन सिंह का चुनावी क्षेत्र है और वर्तमान के अभी विधायक भी डॉक्टर रमन सिंह है, जो कि छत्तीसगढ़ के 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजनांदगांव में ऐसे ऐसे काम देखे जा रहे हैं जहां पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगातार लगते जा रहा है। पानी की गुणवत्ता, काम की गुणवत्ता, पानी नहीं मिल पाना और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर भ्रष्टाचारी का आरोप लगते जा रहा है। सरकार को किस प्रकार से सूद लेना चाहिए इसका? 15 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे भैया रमन सिंह। क्या राजनांदगांव जिले को इस उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल का लाभ मिला? इसका जवाब भैया आपके सवाल में है, नहीं। आज आपने बताया बेसिक जो समस्याएं हैं, आम समस्याएं हैं, पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या, स्कूल और कॉलेज की समस्या, सरकारी अस्पतालों की समस्या, आज भी राजनांदगांव जिला इन सभी सुविधाओं से वंचित है। तो आप देखिए भैया, लगातार रमन सिंह जी की आप बात कर रहे थे, 15 साल वो व्यक्ति इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, पर क्या राजनांदगांव जिला उनके कार्यकाल का लाभ उठा पाया? नहीं। मैं कहता हूं भैया सिर्फ आप राजनांदगांव जिले की बात मत करिए, आप पूरे प्रदेश की बात कर लीजिए। जो व्यक्ति अपने गृह जिला, वो इस जिले को अपना गृह जिला मानते हैं, अगर यही जिला उनके 15 साल के कार्यकाल में अगर विकसित नहीं हो पाया भैया, अगर राजनांदगांव विकास की गति से नहीं मिल पाया, तो आप समझिए जो बाकी जिले हैं, जो हमारे प्रदेश के बाकी अंचल है, जो बस्तर है, सरगुजा है, रायपुर है, उनका क्या हाल हुआ होगा भैया? आपके सवाल में ही आपका जवाब है भैया। कांग्रेस पर भी अगर देखा जाए तो काफी गंभीर आरोप लगते हैं। सुनने को तो ये भी मिलता है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है, जिसका फलस्वरूप ये हुआ कि भूपेश बघेल, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको हार का सामना करना पड़ा है। भैया राजनीतिक जीवन में जब कोई भी व्यक्ति आता है तो उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने भी इस सवाल को स्वीकारा है। ठीक है भैया, राजनीतिक जीवन में जब कोई भी व्यक्ति आता है भैया, तो मैं मानता हूं आज हम लोग भी राजनीतिक जीवन में भैया, हार और जीत इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बड़े बड़े नेता है भैया, रमन सिंह जी क्या बात कर रहे थे, भाजपा के नेता, क्या वे कभी चुनाव नहीं हारे? मैं आपको बताता हूँ वो एक चुनाव हार चुके हैं, और पार्षद स्तर का शायद चुनाव वो हार चुके हैं। बड़े बड़े तमाम दिग्गज नेता भैया, चाहे वो कांग्रेस के हो या वो बीजेपी के हो भैया, मैंने आपको बताया जब आप राजनीतिक जीवन में आते हैं तो जीत और हार इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन मुद्दा ये आता है भैया, क्या आप हारने के बाद भी क्या आज आप जनता के बीच में हैं? आज आप देखिए लगातार कांग्रेस के बड़े नेताओं की आप बात कर लीजिए, जो हो सकता है भैया चुनाव हार गए, लेकिन आज भी वे नेतागण आज भी जनता की समस्याओं को जनता के बीच में जाकर सुनते हैं भैया, अपने एसी कार्यालयों में बैठकर हुक्मरान नहीं निकालते। तो मुझे लगता है भैया जो व्यक्ति, चाहे वो चुनाव हारा हुआ व्यक्ति हो या वो चुनाव जीता हुआ व्यक्ति हो, अगर वो जनता के बीच है, जनता की समस्याओं को सुनता है, जनता की समस्याओं का समाधान वो व्यक्ति कर सकता है, वो एक लीडर है, वो एक नेता है भैया। इस बार के चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने भी बहुत से अपने घोषणा पत्र जारी किए हुए थे, भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र जारी किए हुए थे, जिसमें बहुत सारे विषय भी शामिल थे। खास तौर पर देखा जा रहा है कि युवाओं का बेरोजगारी जो भत्ता है उस पर भी अब बात नहीं हो रही है। बेरोजगारी जो है एकदम चरम पर आ चुकी है। साथ ही साथ महंगाई जो है वो अब सबसे बड़ा मार लोगों की जेब पर पड़ते जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ते गए हैं और खास तौर पे घरेलू गैस सिलेंडर के दाम भी अब आसमान छूने लगे हैं। महंगाई, बेरोजगारी आज इस देश का भैया सबसे बड़ा मुद्दा है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की मैं आपसे बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ प्रदेश डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है,
प्रदेश में भी इनकी सरकार है। जिस जिले राजनांदगांव में हम बैठे यहाँ भी महापौर बीजेपी के हैं, यहाँ मैं कहूँगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो लेकिन भैया जब जनता ट्रिपल इंजन की सरकार को चुनती है तो जनता सोचती है कि यार हमें अब विकास मिलेगा, हमें जो पानी की जैसी बेसिक सुविधाएं हैं, आम सुविधाएं वो मिलेंगी, अस्पताल बनेंगे, बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी। लेकिन भैया जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है ना भैया, तो उसका मतलब जनता के लिए ट्रिपल फायदे नहीं होता, उसका फायदा होता है ट्रिपल कमीशन खोरी, ट्रिपल चोरी और ट्रिपल लूट। तो जनता को लगातार ठगा जा रहा है भैया। वही देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है तमाम मुद्दे हैं उनके पास विपक्षी होने के नाते, मगर किसी भी तरीके से वो मुद्दे को सरकार तक के भुना नहीं पा रहे, सरकार तक के आवाज नहीं पहुंचा पा रहे। क्या ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी हो या युवा कांग्रेस हो, इसमें राजनीति कम और कूटनीति ज्यादा है? नहीं भैया, लगातार मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा डिफरेंट आपसे बात करूंगा। लगातार आप देखिए प्रदेश के जितने तमाम बड़े विषय और बड़े मुद्दे आते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की आप बात कर लीजिए दीपक बैज जी की, वो व्यक्ति यात्रा पर निकल पड़ते हैं, न्याय यात्रा। वो आज समाज के किसी भी वर्ग की बात हो, चाहे वो सतनामी समाज की बात हो, वो आदिवासी समाज की बात हो, वो किसान वर्ग की बात हो, वो छात्रों की बात हो, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी एकजुट होकर भैया, और जो यात्राएं निकलती है उसमें आपको प्रदेश के तमाम बड़े दिग्गज चेहरे और जो बड़े नेता हैं वो आपको दिखेंगे। तो ये एकजुटता है भैया। हो सकता है भैया विचार में कोई राइट जा सकता है, कोई लेफ्ट जा सकता है, लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा भैया, किसी तरीके का मनभेद हमारी पार्टी में नहीं है, ना मनभेद है ना मतभेद है, सभी लोग एक है। हो सकता है भैया किसी की विचारधारा अलग हो, किसी का वर्किंग स्टाइल अलग हो, लेकिन जब भैया चुनाव आते हैं सभी बड़े नेता साथ में काम करते हैं और उसका निश्चित रूप से उसका फल हमें 2018 में देखने मिला और आगे भी मिलेगा। चुनावी घोषणा तो कांग्रेस और भाजपा दोनों ही करती है, लेकिन अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि 2047 का लक्ष्य, यानी कि इस अभी जो चुनाव निकला इस पर वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए। अब वो 2047 की लोगों को उम्मीद जता रहे हैं। भाजपा जी, आज चल रहा है भैया 2026, आने वाले 2 से 3 साल में इस प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे और उसके अगले साल इस देश में लोकसभा चुनाव होंगे। आज इस प्रदेश में, इस प्रदेश का युवा होने के नाते मैं आपको यह आश्वस्त कर सकता हूँ, 2040, 2050, 2060 की बातें तो आप छोड़ दीजिए, आने वाले 4 साल के अंदर आप देखेंगे कि इस प्रदेश में और इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। ये जो लक्ष्य होते हैं भैया, ये जो आंकड़े हमें न्यूज चैनलों में देखने को मिलते हैं भैया, हम उसे एग्जिट पोल कहते हैं, एग्जिट पोल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो एग्जिट पोल होते हैं भैया, ये कभी एग्जैक्ट पोल नहीं होते, बदले जाते हैं, बदले गए हैं और इस प्रदेश की जनता ने देखा है। 2018 में जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई, आप एक मीडिया पोर्टल का मुझे नाम बता दीजिए भैया, मैं मान जाऊंगा, जिसने कहा था प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन सब कहते थे भैया कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार बहुमत से आई। और मैं उल्टी भी बात आपसे कर लेता हूं भैया, मैं एक स्पष्ट युवा हूं, पढ़ा लिखा युवा हूं। 2023 के जब इस प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए, हर मीडिया पोर्टल बोलता था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। मैं अगर आपसे फिर से सवाल पूछूं कि आप मुझे एक मीडिया पोर्टल बता दीजिए भैया जो कहता था प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही, सब बोलते थे आएगी लेकिन सरकार नहीं है। तो भैया जनता जो है, जनता जनार्दन है, जनता जो भी आशीर्वाद देती है हम उसे प्राप्त करते हैं, और अगर वो जो नतीजे होते हैं अगर वो हमारे पक्ष में नहीं होते तो हम लगातार जनता के बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और हम प्रयास करते हैं कि कैसे ना कैसे करके जनता की जो आवाज़ है, जनता का जो समाधान है, जनता की जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक मांग है, उसे हम पूरा कर सकें। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि युवा कांग्रेस की जो बड़ी फौज, जिसके लिए मैं राजनांदगांव जिला आपके आया हूँ, एक बड़ी फौज हम लगातार निश्चित रूप से इस प्रदेश में और इस देश में तैयार करेंगे, और उस फौज का जो इस्तेमाल है वो चुनाव के समय किया जाएगा और प्रदेश में और देश में सरकार बदली जाएंगी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के द्वारा भाजपा पर चुनाव के दरमियान में चुनाव आयोग के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हुए, कितना स्पष्ट है? लगातार आप देखिए बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो चुनाव आयोग के द्वारा लगातार चुनाव के समय किए जा रहे थे। कभी हम देखते थे कि किसी प्रदेश के बैलेट चोरी हो जा रहे हैं, कभी हम देखते थे कि जो नेता हैं उनकी फर्जी डिटेल्स हमें देखने को मिलती थी, जो चुनाव के बाद पता चलता था वो गलत थी। लगातार आप देखिए चुनाव आयोग पे लगातार हमारे जो पार्टी के बड़े नेता वो आरोप लगाते हैं, और कहीं ना कहीं देखिए जो इंसिडेंट, जो घटनाएं इस प्रदेश और इस देश में होती आई है, उससे सारे जो आरोप है वो सिद्ध भी हुए हैं भैया कहीं ना कहीं। लेकिन एक साफ और स्वच्छ लोकतंत्र के लिए आपके ही बहुत सम्मानित चैनल से इस प्रदेश का युवा होने के नाते मैं ये मांग करता हूं भैया
कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो जितना स्वच्छ होगा, जितना साफ होगा, जितना सरल होगा, वो उतना बेहतर होगा हमारे आने वाले कल के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले युवाओं के लिए। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा अर्जुन जी। प्रदेश में अभी लगातार सूखा नशा जो है वो बहुत ही ज्यादा चरम पर है। तकरीबन 4 से 5 जिलों पर सूखा नशा का अवैध खेती जो है वो अफीम की खेती जो है वो बरामद की है पुलिस ने। इस पर किसी तरीके से कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। जिस प्रकार से भाजपा जो है किसी के यहाँ अगर कोई रेप का मामला आ जाता था कोई मुस्लिम के यहाँ, तो उसमें बुलडोजर चलाओ अभियान कर देते थे, मगर भाजपा के ही जो एक कार्यकर्ता थे ताम्रकार जी, विनायक ताम्रकार जी, उनके ऊपर भी काफी गंभीर आरोप लगे, वो उनका खेद बताया गया। तो ऐसे कार्रवाई उस तरीके से नहीं दिख पा रही जिस तरीके से भाजपा दिखाना चाहती है। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सवाल पूछा। इस प्रदेश का युवा हूँ भैया, पढ़ा लिखा युवा हूँ, वकील हूँ, मैंने आपको बताया। लगातार आप देखिए प्रदेश में सूखा नशे का मामला सामने आता है। 4 से 5 जिलों में अफीम खेती के मामले सामने आए। अब बात करते हैं भैया व्यक्ति विशेष की, जिसकी आपने बात की, ताम्रकार जी की। भाजपा के नेता हैं, ये बात आज जग जाहिर है। जब आप उनका सोशल मीडिया पोस्ट वॉल देखेंगे जाके, तमाम देश के और प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो आपको देखने की मिलेंगी, चाहे वो केंद्रीय कृषि मंत्री हो, प्रदेश के कृषि मंत्री हो, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हो, या इनके भाजपा के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हो। अगर आप ये सवाल भाजपा के किसी नेता से करेंगे तो वो ये जवाब देंगे कि राजनीतिक जीवन में जब आप जीते हैं, कार्यकर्ता आते हैं, फोटो खिंचाते हैं और आप इस चीज पर आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन वह व्यक्ति ताम्रकार जी जिसकी बात कर रहे हैं, वह भाजपा के प्रदेश का या जिला स्तर का एक पदाधिकारी रहा हुआ व्यक्ति है, इसलिए आज उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिस बुलडोजर कार्रवाई की आपने बात की भैया, वो तो दूर की बात है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ बहुत ही जिम्मेदारी के साथ। जब FIR लिखी गई, जो अधिकृत दस्तावेज पुलिस द्वारा तैयार किए गए, उस दस्तावेज पर जो मेन कल्पिट का नाम आता है उसमें ताम्रकार जी का नाम ही नहीं था। आप बताइए ये क्या मजाक चल रहा है इस प्रदेश में। आज एक व्यक्ति विशेष का नाम इतने बड़े मुद्दे से आता है, पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वह व्यक्ति भाजपा का नेता है, भाजपा के बड़े नेताओं में उसकी पैठ है, बड़े नेताओं से पहचान है, तो आज वो बच गया। बच के शायद पता नहीं आज वो व्यक्ति कहाँ है, पर आज उनके ऊपर कोई बहुत कड़ी कार्रवाई, जिस स्तर की कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई भैया। 1 अप्रैल से पूरे छत्तीसगढ़ जो है नक्सल मुक्त की घोषणा सरकार के द्वारा कर दी गई है, क्या लगता है आपको? लगातार भैया प्रदेश में नक्सलवाद का मुद्दा सामने हमें सालों से देखने को मिल रहा था। आप देखिए कहीं ना कहीं साजिश के तहत प्लान्ड वे से नक्सलियों पर एक, मैं कहूँगा, एक अलग तरीके का मैनिपुलेशन किया जा रहा है। और जितना काम नहीं हो रहा भैया, उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा, मैं कहूँगा, बेसिक रूप से भाजपा की सरकार कर रही है। और इस प्रदेश का युवा होने के नाते सभी युवा, चाहे कोई भी राजनीतिक दल से आए, किसी भी विचारधारा से आए, सभी चाहते हैं कि प्रदेश का जो नक्सलवाद का मुद्दा है वो जल्द से जल्द खत्म हो। क्योंकि भैया जब नक्सलवाद जैसा मुद्दा किसी प्रदेश में होता है, तो वो ना केवल हमारे आज को सिर्फ वो खराब नहीं करता, बल्कि हमारे आने वाले कल पे भी वो अपना काला असर छोड़ता है। तो निश्चित रूप से भैया किसी भी इस प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, नक्सलवाद का जो मुद्दा है वो खत्म होना चाहिए। और अगर कोई सरकार करती है तो इस प्रदेश का युवा होने के नाते मैं उस काम की सराहना भी करता हूँ। क्या कुछ तैयारी चल रही है? मैंने आपको अभी बताया, लगातार यूथ कांग्रेस से मैं आता हूँ। यूथ कांग्रेस से हमारे तमाम साथियों को विधानसभा स्तर का टिकट मिला। मैं भी युवा कांग्रेस का हूँ, यहाँ जितने साथी बैठे हैं युवा कांग्रेस के साथी हैं बहुत से। भैया किसी भी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है जब उसका शीर्ष नेतृत्व, हाई कमान, उसके काम की पहचान करे, उस काम की पहचान को कर आपको वो इनाम दे। तो जो कार्यकर्ता है भैया, वो मेहनत दिन दुगनी और रात चौगनी तरीके से वो मेहनत पे लगता है। लगातार आप देखिए युवाओं को टिकट दी गई है बंगाल चुनाव में। एक प्लान्ड वे से हमारी सरकार वहाँ काम कर रही है। जो यहाँ का संगठन है, चाहे वो असम की बात कर लीजिए, कल ही मैं अपने सोशल मीडिया पे असम का वीडियो देख रहा था। बहुत ही भारी तादाद में जनसैलाब, बहुत ही भारी में, आप अगर सोशल मीडिया पर जाएंगे, तमाम जो वहाँ के नेता है गोगोई जी, या यहाँ के जो नेता भूपेश बघेल जी के सोशल मीडिया पर आप जाएंगे, तमाम लाखों लोगों की भीड़ उमड़ के कांग्रेस के समर्थन के लिए आ रही है। और ये दर्शाता है कि आने वाला समय, जितने भी प्रदेशों में चुनाव हैं, उन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले पे इन दिनों
युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्जुन अमित श्रीवास्तव जी का यहाँ आगमन हुआ था। एक दिवसीय प्रवास पर यहाँ पर आए हुए थे और राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश के स्तर और जिले स्तर के मुद्दों पर खास विशेष चर्चाएं हुई है। अब देखना तो ये होगा कि आखिरकार इन चर्चाओं के बाद भी आगामी चुनाव में क्या असर पड़ता है, लोगों में क्या कुछ बदलाव आते हैं और आरोप पर किस तरीके से बदलाव देखे जाते हैं। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।